सारे रीजन की वजह से आज इंडिया में 100+ यूनिकॉर्न तो है, लेकिन सिर्फ 23 प्रॉफिटेबल है। गवर्नमेंट के इतना सपोर्टिव प्रोग्राम स्टार्ट करने के बावजूद सिस्टम की कमी की वजह से 90% स्टार्टअप्स को लॉस का सामना करना पड़ता है। इतना एक्सपेंस करने के बाद भी हर साल दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। आज हमारे एमएलएस के पास एवरेज 13.63 करोड़ की डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, और ये सिर्फ रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और इसमें कुछ तो मिलियनियर भी है। लेकिन क्या फायदा जब हम आज भी अपने देश के 14% लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं, अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को लीगल डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल से में अटकाए हुए हैं। हमारे देश आगे तो बढ़ रहा है, एक मॉडर्न शब्द का प्रयोग जरूर हो गया उसके आगे, लेकिन चीजें अभी भी कहीं ना कहीं पुरानी हो रही है। देखिए, आज़ादी मिलते ही इंडिया ने सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाया, जिसके चलते हमारे देश में लाइसेंस राज सिस्टम आया। इसके अकॉर्डिंग बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए लाइसेंसेस को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये परमिट इतनी आसानी से नहीं मिल रहे थे। इन लाइसेंस के अप्रूवल के लिए महीनों और सालों तक का समय लग रहा था। उस पर्टिकुलर टाइम में प्राइवेट कंपनीज बिल्कुल पीछे हट रही थी इतने कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हैं। एक एक सर्टिफिकेट को क्लियरेंस के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के चक्कर लग रहे थे, और करप्शन का लेवल इतना ज़्यादा था कि बिना पैसे खर्च किए किसी भी सर्टिफिकेट को अप्रूवल तक नहीं मिल रहा था। 1970s में मिल्टन फ्रीडमैन नाम के इकोनॉमिस्ट आए, तो उन्होंने कहा कि इंडिया के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे इंडिया एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी बन सकता है, लेकिन इतने ओवर रेगुलेशन की वजह से, इतने एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी की वजह से कहीं ना कहीं उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी टाइम तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं, लेकिन इंडिया में 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया। इसमें प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट सेक्टर्स में एंट्री मिली, और ये लाइसेंस के लिए जो इशू हो रहा था उसमें भी कुछ पेपर वर्क रिड्यूस करने का डिसीजन लिया गया। काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो गई थी, लेकिन अभी भी पेपर वर्क और अप्रूवल का बर्डन इतना ज़्यादा था कि टाइमली चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। मल्टीपल टैक्सेस का इशू, एक्सटर्नल फैसिलिटी जैसे कि फाइनेंस, मेडिकल हेल्थ, टेक प्रॉब्लम, पेटेंट का इशू, गवर्नमेंट से ठीक टाइम पे फंडिंग ना मिलना जैसी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी। इन सारे वीक स्ट्रक्चर्स की वजह से इंडियन बिजनेस से लेकर कॉमन इंडियंस को भी प्रॉब्लम हो रही थी। एक कॉमन मैन की प्रॉब्लम जैसे कि बैंक्स में या गवर्नमेंट ऑफिसेज में उनकी पेंशन फाइल, रिटायरमेंट फंड, बैंक डॉक्यूमेंट्स का हफ्तों या महीनों तक उन ऑफिस में पड़ा रहना। लेकिन इसके बाद 2016 में गवर्नमेंट इनिशिएटेड इंडियन स्टार्टअप्स लॉन्च हुआ। तब 10 साल पुराने बिजनेस से लेकर नए बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिली बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। इनमें सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए ईजी किया गया, टैक्स में बेनिफिट मिला, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट जैसी फर्म को एक टैक्स एग्जेम्प्टेड इन्वेस्टमेंट अप्रोच दिखी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया ने ये सारी जिम्मेदारी DPIIT को दी। इन स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए ये सारे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए। फंडिंग प्रोसेस से लेकर बिजनेस रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए फंडिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को दी गई। गवर्नमेंट के इतना सपोर्टिव प्रोग्राम स्टार्ट करने के बावजूद सिस्टम की कमी की वजह से 90% स्टार्टअप्स को लॉस का सामना करना पड़ा। ठीक टाइम पे फंड एलोकेट ना होना, सर्टिफिकेशन और परमिट अप्रूवल के प्रोसेस को रिड्यूस करने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का डिले होना। SIDBI जिसको इस पूरे प्रोग्राम की फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने भी तरह तरह के ऑब्जेक्शन किए और कंपनी को लॉस मेकिंग बोलकर फंड नहीं दिया, पेपर वर्क का इशू दिखा दिया, कुछ को तो पर्पसलेस स्टार्टअप कहकर मना कर दिया कि हम आपको फंड नहीं दे पाएंगे। इन सारे रीजन की वजह से आज इंडिया में 100+ यूनिकॉर्न तो है, लेकिन सिर्फ 23 प्रॉफिटेबल हैं। अगेन कॉमन इंडियन का वही एक हाल जो पहले भी था। कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई थी, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। रिसेंटली डिटेल देखे जाए तो दिल्ली में 2 लाख सीनियर सिटीजन को उनकी 2000 की मंथली पेंशन के लिए 6 साल तक पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में अटकाए रखा। सेम यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में 1900 पेंशनियर को टाइमली पेंशन ही नहीं मिली। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी फाइनेंशियली डिक्लाइन में चल रही है और फंड ट्रांसफ़र के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की नीड है। ऐसे ही हाल हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और इंडिया के अदर स्टेट में भी है। सालों से बिजनेस एंटरप्रेन्योर से लेकर कॉमन इंडियन को इन सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आज एक मंत्री को किसी सीनियर पोस्ट ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए हो तो उसके काम को सिर्फ 5 मिनट ही लगेगा, लेकिन अगर एक कॉमन इंडियन या ओल्ड एज मैन को किसी भी एक एप्लीकेशन ही डालनी हो तो उसके अप्रूवल के लिए महीनों या सालों तक चप्पलें घिसवा देंगे ये लोग। ये बीते हुए कुछ सालों में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। हाई क्लास रोड्स, ब्रेक फ्री ब्रिजेस, जिसने काफ़ी हद तक हैवी ट्रैफिक एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने से बचाया है। जहां 2014 में इंडिया का नेशनल हाईवे नेटवर्क 91,287 किलोमीटर था, आज 1,46,195 किलोमीटर तक पहुंच गया है। इस पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स 2014 में 2 लाख करोड़ के आसपास था,
आज 2025 में 11.21 लाख करोड़ के हो गया है, यानी ओवर द डिकेड 6 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। लेकिन इतना खर्चा करने के बाद भी हर साल पुल का टूट जाना, रोडों पर गड्ढे होना, जिसके कारण हज़ारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आज आपके शहर में अगर कोई मिनिस्टर आ जाए तो रातों रात आपके शहर को आईना बदल जाएगा। सड़कों में टेम्परेरी पाथवेल फिलिंग ही सही, लेकिन गड्ढे के नाम पर एक भी नामो निशान नहीं दिखेगा। लेकिन भारत की जनता इतना टैक्स भरने के बाद भी उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है, उनको ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। ईयर 2024 में बिहार में 17 दिनों में 12 पुल गिर गए, जिसमें कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन और कुछ फुल्ली कंस्ट्रक्टेड थे। दिल्ली में राजीव गांधी टर्मिनल 1 का गिर जाना, जयपुर में खराब रोड, रिसेंटली में अभी पुणे ब्रिज कोलैप्स जिसमें 4 लोगों की जान गई और 51 लोग इंजर्ड हुए। पिछले 10 सालों में कुल 15 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस खराब रोड के चलते। पूरी डिटेल मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप लोग खुद चाहें तो देख सकते हैं। यूएसए, चाइना, रशिया के बाद इंडियन रेलवे पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, जिसकी टोटल लेंथ 68,525 किलोमीटर है। आज पूरे देश में 2 करोड़ लोग अपना मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्टडी, बिजनेस और जॉब पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं इंडियन रेलवे को। मुंबई, दिल्ली रेलवे जैसे शहरों की बैकबोन है ये इंडियन रेलवे। बीते हुए कुछ सालों में 47,000 किलोमीटर तक के रेलवे ट्रैक्स ऐड किए गए हैं, वहीं 800 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई गई हैं। इंडियन रेलवे की ट्रैक्स मेंटेनेंस, सिग्नलिंग, टाइम परफॉर्मेंस की वजह से बीते हुए कुछ सालों में ही इंडियन रेलवे के ऊपर 10 लाख करोड़ का खर्चा हो गया है। लेकिन इतना एक्सपेंस करने के बाद भी हर साल दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। इस ग्राफ में पिछले 20 सालों में ट्रेन एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड है, जिसमें आपको ओवरऑल एक्सीडेंट्स में डिक्लाइन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं है। पिछले 5 सालों में 200 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, जैसे कि उड़ीसा, बालासोर, आंध्र प्रदेश, जिसमें उड़ीसा में 296 लोगों की डेथ हुई, 1000 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। वहीं आंध्रा में 14 लोगों की डेथ हुई और 50 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। इन सारे मामलों में हज़ारों लोगों की डेथ होती है, लेकिन ऑफिशियली डेथ काउंट्स दिखाए कम जाते हैं। ये चीज़ें भी हमसे छुपा दी जाती हैं। हमारे देश आगे तो बढ़ रहा है, एक मॉडर्न शब्द का प्रयोग ज़रूर हो गया उसके आगे, लेकिन चीज़ें अभी भी वही ना कहीं पुरानी हो रही हैं। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें जनता हमेशा अपना उम्मीदवार उतारती है ये सोचकर कि वो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, हमारी गरीबी दूर करेगा, क्राइम खत्म करेगा। लेकिन क्या हो जब आपको मालूम पड़े जिन पॉलिटिशियन से, जिन उम्मीदवार से आप इतनी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, जो खुद अपने मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि हम आपको, आपके शहर को, आपके स्टेट को क्राइम फ्री बनाएंगे, वो खुद अपने अगेंस्ट में दर्जन भर केसेस डिक्लेयर करा कर बैठे हों। मोहल्लों शहरों से हफ्ता वसूल करने वाले गुंडे देश के टॉप लीडर बनकर बैठे हैं, कल भी और आज भी। देश के 151 लॉ मेकर्स के अगेंस्ट में आज सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 2024 की रिपोर्ट के आज 233 सिटिंग एमपीज और 46% एमएलए जिन्होंने खुद के खिलाफ अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डिक्लेयर किए हैं, और 28% तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जैसे कि किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एडीआर की एनालिसिस ये कहती है कि साल 2009 से लेकर साल 2024 तक इन क्रिमिनल पॉलिटिशियंस में 55% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2024 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग केरला जैसे एजुकेटेड स्टेट टॉप लिस्ट में आया है, जहां 70% एमएलए के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। वहीं बिहार में 67%, दिल्ली में 63%। ये पूरी डिटेल है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन सब में 2024 में 27 विनिंग कैंडिडेट, जिसमें 4 के खिलाफ मर्डर यानी कि IP 302 एंड अटेम्प्ट टू मर्डर IP 376 लग चुकी है। आप सोच कर देखिए, अगर आपके खिलाफ कोई FIR या कोई नॉर्मल सा केस भी फाइल हो जाए तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। वहीं ये भ्रष्ट नेता इतना क्राइम करने के बाद भी देश चला रहे हैं। आज आपके शहर में किसी भी नेता की रैली निकलनी हो, भले ही उसे अपने पर्सनल काम से क्यों ना निकलना हो, उनके रूट्स को पब्लिकली ब्लॉक कर देंगे और आम जनता को दर्शकों की तरह खड़ा रखेंगे, क्योंकि उनको खुद अपने देश के ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विश्वास नहीं है। इन मिनिस्टर्स की रैली की वजह से सबसे ज़्यादा सर्वाइव लोकल्स को करना पड़ता है। 2018 के रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में एक कॉन्वॉय के दौरान एक न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो गई एम्बुलेंस में। 2021 में तेलंगाना में भी कॉन्वॉय के दौरान एम्बुलेंस फंस जाती है। कुछ हाल मंगलम और इंडिया की अदर स्टेट्स का भी यही है। आज भारत वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड पोजीशन पर है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में, लेकिन आज भी हमारे देश के 20 करोड़ लोग गरीबी के कारण भूखे सो जाते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग 7,000 लोग की डेली डेथ हो रही है, यानी एनुअली 25 लाख लोग सिर्फ भूख से अपनी जान गंवा रहे हैं। इतने गरीबी के देश में हमारे नेता कैसे अमीर हो रहे हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। आज हमारे एमएलए के पास एवरेज 13.63 करोड़ की डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, और ये सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और इसमें कुछ तो मिलियनियर भी हैं। ये वो सारे लोग हैं, आप चाहे तो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। जिस तरह हमारी GDP ने हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न दिया है, उसी तरह हमारे देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन जैसे केसेस में भी हमें कमाल रिटर्न देखने को मिला है। NCRB के अकॉर्डिंग पिछले 6 सालों में आपको ये नंबर सिर्फ बढ़ते हुए दिखेंगे।
ईयर 2021 में जैन 1 से दिसंबर 31 तक पुलिस ने टोटल 6 मिलियन केसेस रिकॉर्ड किए। उसमें 4,28,000 केसेस सिर्फ वुमेन क्राइम से रिलेटेड थे, जो कि 26.35% हाई था एज कम्पेयर टू ये 6 साल के डेटा में। एसिड अटैक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गर्ल सेलिंग एंड साइबर क्राइम जैसे मामले थे, जिसमें यूपी, राजस्थान एंड एमपी जैसे स्टेट टॉप में थे। वर्ल्ड बैंक की स्टडी के अकॉर्डिंग आज भी 95% मैरिजेस में डाउरी सिस्टम चलता आ रहा है, और अगर कोई इंसान दहेज देने से मना कर देता है तो उनको सीधा कह दिया जाता है, अपनी कास्ट का नाम ले लिया जाता है, और कास्ट का नाम लेके लोग बोल देते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है, और अपने एक्सपेंसिव आइटम्स बता देते हैं कि ये चीज़ें हमको चाहिए होती हैं, और अगर कोई देने से मना करता है तो आगे वो शादी के लिए सीधा मना हो जाता है। ईयर 1983 में इसके लिए लॉ बनाया गया, लेकिन आज भी हर साल हजारों डाउरी से रिलेटेड डेथ देखने को मिलती है। इससे ज़्यादा क्राइम वुमेन्स के साथ घर के बाहर होता है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन आज भी इन रजिस्टर्ड केसेस में मेजरली डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस देखने को मिलेंगे। आज भारत की हर तीसरी महिला डोमेस्टिक वायलेंस क्राइम को फेस कर रही है, और ये डेटा कोविड-19 में ऑलमोस्ट अपने 10 ईयर्स हाई पर था। WHO के अकॉर्डिंग इंडियन वुमेन सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती आ रही हैं, जो उनके हस्बैंड और उनके इन लॉज के एंड से होती है। देखिए, कहने को हमारा देश बढ़ तो गया है, लेकिन चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं वही पुरानी देखने को मिल रही हैं। आज हम वर्ल्ड रैंकिंग में रोड नेटवर्क में 2nd पोजीशन पर, रेलवे कनेक्टिविटी में 4th पोजीशन पर, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3rd पोजीशन पर है। लेकिन क्या फ़ायदा जब हम आज भी अपने देश के 14% लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं, अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को लीगल डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल से में अटकाए हुए हैं, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड वुमेन एक्सप्लॉयटेशन मामलों से बचा नहीं पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।